हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गुंजन एरन और आज अपनी इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स से चैप्टर 1 सेट्स समुच्चय की, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। आज हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे समुच्चय किसे कहते हैं और उनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, उनका निरूपण कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं समुच्चय को समझने के लिए एक आवश्यक टर्म की, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह हम किसे कहते हैं? हम एक ऐसे संग्रह को वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह कहेंगे जिसमें किसी भी वस्तु के संबंध में यह निर्णय हम ले सकते हैं कि यह वस्तु हमें इस संग्रह में रखनी है या नहीं रखनी है। यदि हमें कोई भी वस्तु दी गई है और उसके विषय में हम यह निर्णय ले सकते हैं कि यह वस्तु इस संग्रह में हम रखें या ना रखें, लेकिन अगर यह बात निश्चित आप नहीं कर पाते हैं कि यह वस्तु इस संग्रह में रखी जानी चाहिए या नहीं रखी जानी चाहिए, तो फिर हम उन्हें वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह नहीं कहेंगे। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो नील नदी भारत की नदियों के संग्रह में नहीं आती है, तो ये बात निश्चित है कि नील नदी कभी भी भारत की नदियों के संग्रह में नहीं आएगी। साथ ही गंगा नदी के विषय में यह बात निश्चित है कि यह भारत की नदियों के संग्रह में निश्चित रूप से ही आएगी। इसी तरीके से आप किसी भी नदी की बात कर लें, वह निश्चित होगी कि वह भारत की नदियों के संग्रह में आएगी या नहीं आएगी। तो इस तरीके से यहाँ नदियों का जो संग्रह है वह सुपरिभाषित संग्रह कहलाएगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कहलाएगा, क्योंकि यहाँ हम हर एक संबंधित नदी के बारे में यह निश्चित रूप से बता सकते हैं कि यह भारत के अंदर आती है या भारत से बाहर आती है। इसी तरीके से हम अपने दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो 5 सर्वाधिक विख्यात गणितज्ञों का संग्रह। यह जो संग्रह होता है यह सुपरिभाषित संग्रह में नहीं आता है, क्योंकि किसी देश के लिए वहाँ विख्यात गणितज्ञों का संग्रह कुछ और हो सकता है। 5 सर्वाधिक हमें टॉप 5 लेने हैं मैथमेटिशियन कौन कौन से होंगे। हर एक स्टूडेंट के लिए भी अपना अपना क्राइटेरिया अलग होता है कि वह फर्स्ट नंबर पे कौन से मैथमेटिशियन को रखते हैं। हो सकता है कोई आर्यभट्ट को मान रहे हो, कोई हेल्स को मान रहे हो, कोई रामानुजाचार्य को मान रहे हो, तो सभी के लिए अलग अलग अपना मैथमेटिशियन का क्राइटेरिया हो सकता है। तो यहाँ हम टॉप 5 वालों की जो कैटेगरी चुनना चाहते हैं उसके लिए मैथमेटिशियंस का कलेक्शन हम सही से निश्चित तरीके से नहीं बता सकते हैं, तो इसीलिए यह जो संग्रह होता है वह सुपरिभाषित संग्रह नहीं होता है, क्योंकि सर्वाधिक विख्यात गणितज्ञों के निर्णय करने का मापदंड एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। हो सकता है मेरे लिए थेल्स इम्पॉर्टेंट हो और आपके लिए आर्यभट्ट इम्पॉर्टेंट हो। तो इस तरीके से यहाँ हम यह निश्चित नहीं बता सकते हैं कि पहले नंबर पे कौन से गणितज्ञ रहने वाले हैं, हर एक के क्राइटेरिया में दूसरे नंबर पे कौन से रहने वाले हैं, या फिर जो हम फर्स्ट नंबर पे रख रहे हैं हो सकता है दूसरों के लिए वह टॉप 5 में ही ना रहे हों। तो इस तरीके से यह वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह नहीं कहलाएगा। अब बात कर लेते हैं समुच्चय किसे कहते हैं। समुच्चय सेट, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को ही समुच्चय कहा जाता है। यदि हमें कोई भी वस्तु दे रखी है और वह एक सुपरिभाषित संग्रह से बिलोंग करती है, हमें पता है कि वह सुपरिभाषित संग्रह में रखी जा सकती है, तो उस संग्रह को ही समुच्चय कहते हैं। एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। जैसे कि हम एग्जाम्पल से लेकर कैसे समझें, 10 से कम विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब 10 से छोटी होनी चाहिए और विषम प्राकृत संख्याएं होनी चाहिए, तो हमें यहाँ निश्चित रूप से पता है कि यहाँ जो आने वाली संख्याएं हैं वह 1, 3, 5, 7 और 9 होंगी। इसके अलावा कोई भी संख्या इस संग्रह में नहीं रखी जाएगी। इसका मतलब है हर एक वस्तु जो इस संग्रह में रखी जा रही है उसके लिए हम निश्चित रूप से यह निर्णय ले सकते हैं कि यह इस संग्रह में आएगी या यह इस संग्रह में नहीं आएगी। जैसे मान करके चलें, हमें पता है कि 1 इसमें निश्चित रूप से आएगा परंतु 2 इसमें निश्चित रूप से नहीं आएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है कि हमें यहाँ 2 संग्रह में रखना है या नहीं रखना है। इसी तरीके से हमने अपना दूसरा एग्जाम्पल लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय।
अब अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इनके विषय में भी आप सभी निश्चित रूप से यह निर्णय ले सकते हैं कि यह स्वर होते हैं, बाकी सब व्यंजन होते हैं। तो हमें केवल यही 5 अपने संग्रह में रखने हैं। बाकी और कोई अवयव हमें पूछ रहे हैं कि संग्रह में आएगा या नहीं आएगा, तो हम साफ साफ उन्हें बता देंगे कि यह इस संग्रह में बिल्कुल नहीं आएगा। तो इस तरीके से यह भी हो जाता है हमारा एक समुच्चय, क्योंकि यह वस्तुओं के एक सुपरिभाषित संग्रह को निरूपित कर रहा है। इसी तरीके से नंबर 3 हमने लिखा है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो प्राकृतिक संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, जहाँ तक की भी हमें गिनतियाँ आती हैं, हम कहें अनंत तक की संख्याएं इस समुच्चय के अंदर रखी जा सकती हैं। फिर से यहाँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि कौन सी संख्या यहाँ हमें लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है। अगर वह हमसे कोई माइनस वाली संख्या दे करके पूछ रहे हैं क्या वह प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में आएगी, तो हम उन्हें सीधे सीधे बता देंगे कि यह संख्या इस समुच्चय में बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि यह प्राकृतिक संख्या को निरूपित कर ही नहीं रही है। तो इस तरीके से यह हो जाते हैं सेट्स, समुच्चय किन्हें कहा जाता है। अब इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और, वस्तुओं को समुच्चय के अवयव या सदस्य कहते हैं। अब यहाँ तक हम इन्हें इनकी वस्तुएं कह रहे थे कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को, लेकिन गणित की भाषा में इन वस्तुओं को हम अवयव या सदस्य कहते हैं। और यहाँ अपनी मैथ की बुक में हम इन्हें अवयव कहेंगे कि यहाँ 1 इस समुच्चय का अवयव है, यहाँ 2 इस समुच्चय का अवयव नहीं है। तो इस तरीके से वस्तुओं को सदैव हम मैथ्स में सदस्य या अवयव कहते हैं। समुच्चय को रिप्रेजेंट करने के लिए बड़े अक्षरों का, कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। हम उन्हें रिप्रेजेंट करके बता सकते हैं, ए बराबर दिया गया समुच्चय है, बी बराबर यह समुच्चय है। इस तरीके से हमेशा समुच्चयों को निरूपित करने के लिए हम कैपिटल लेटर्स का ही इस्तेमाल करते हैं। साथ ही समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। पूरे समुच्चय को प्रदर्शित करके बताना है तो कैपिटल लेटर से करेंगे, लेकिन यदि उसके किसी अवयव को प्रदर्शित करके बताना है तो हम हमेशा स्मॉल लेटर्स का ही इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद यदि हमें कोई अवयव दिया गया है ए, जो कि समुच्चय ए का ही अवयव है, तब हम उसे मैथ की लैंग्वेज में लिख करके बताते हैं ए बिलोंग्स टू ए। यह प्रदर्शित करता है एप्सिलॉन को। यह एप्सिलॉन जो है ये यूनानी प्रतीक है, लेकिन हम मैथ में इसे पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, अर्थात ए समुच्चय ए का अवयव है, ए समुच्चय ए में उपस्थित है। तो यदि हमें कोई भी अवयव किसी समुच्चय का दिया गया है तो हम उन्हें लिख करके बताते हैं ए समुच्चय ए में है या ए बिलोंग्स टू ए। लेकिन यदि कोई अवयव दिए गए समुच्चय का अवयव नहीं है तो हम उसे लिख करके बताते हैं बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। फिर इसे हम पढ़ेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, अर्थात बी समुच्चय ए में उपस्थित नहीं है। यहाँ हम ए लिख लें तो यहाँ अवयव बी समुच्चय ए में उपस्थित नहीं होगा। तो ये हो जाती हैं कुछ कॉमन टर्म्स। इसके बाद हमें पढ़ना है समुच्चयों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। हम दिए गए समुच्चय को कैसे निरूपित करके बताएंगे। तो किसी भी समुच्चय को निरूपित करने की 2 विधियाँ होती हैं। पहली विधि होती है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, और दूसरी विधि होती है समुच्चय निर्माण रूप। पहली विधि रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में हमें क्या करना होता है, जितने भी अवयव उस संग्रह में आ रहे हैं उनको हम कॉमास लगा करके, अर्धविराम लगा करके एक कर्ली ब्रैकेट में बंद करके लिख करके बताते हैं। रोस्टर रूप में किसी भी दिए गए समुच्चय को लिखने के लिए जितने भी अवयव उस संग्रह से बिलोंग करते हैं उन सभी के बीच में हम कॉमा लगा करके और उन्हें एक मंझले कोष्ठक कर्ली ब्रैकेट में बंद करके रिप्रेजेंट करके बताते हैं। जैसे कि हमने यहाँ उदाहरण लिखा है 7 से कम सभी धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब 7 से कम कौन कौन से धन पूर्णांक होते हैं? 6, 5, 4, 3, 2, 1। लेकिन इन्हें समुच्चय के रूप में लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, हमने सभी अवयवों के बीच में कॉमा लगा लिए हैं और साथ ही इन्हें बाद में एक कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिया है। तो ये हो जाता है दिए गए संग्रह को समुच्चय के रूप में लिख करके बताना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। साथ ही हमने दूसरा एग्जाम्पल लिखा है संख्या 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय।
अब 42 कौन कौन सी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित हो जाती है? हम जानते हैं 1 से भी विभाज्य है, 2 से भी विभाज्य है, 3 से, 6 से, 7 से, 14 से, 21 से, 42 से। केवल यही मान संग्रह में आ सकते हैं। इन सभी को रोस्टर रूप में लिखने के लिए हमने क्या किया, सभी के बीच में फिर से कॉमा लगाए और इन्हें एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया है। इसी तरीके से अगर हम बात करें अपने थर्ड एग्जाम्पल की, तो हमने यहाँ लिखा है शब्द स्कूल में प्रयुक्त होने वाले अक्षरों का समुच्चय। जब भी हमें कोई शब्द दिया गया होता है और हमें उसका समुच्चय बनाना होता है तो हम क्या करेंगे, इनके प्रत्येक लेटर को कॉमा लगा लगा करके लिखेंगे। तो S, C, H, O। अब यहाँ O डबल आ रहा है, लेकिन जब भी हम समुच्चय को लिख करके बताते हैं, अगर कोई भी लेटर रिपीट भी हो रहा है तब भी हम उसे एक ही बार लिखेंगे। अगर यहाँ S 3 बार भी आ रहे होंगे तब भी हम उन्हें लेटर को एक ही बार लिख करके बताएंगे। अपने सेट में एक ही बार उसे लिखा जाएगा, क्योंकि हमें अवयव प्रदर्शित करना है। तो हमने यहाँ प्रदर्शित कर दिया है कि O जो अवयव है वह इस समुच्चय में उपस्थित है। अब O चाहे कितनी बार भी आ रहा हो, लेकिन अब वह इसका एलिमेंट बन गया है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर कोई भी हमें शब्द दे रखा है या कोई और दे रखा है किसी भी तरीके का जिसमें हमें रिपीटिशन मिल रहा है, चाहे वो संख्याएं हो चाहे वो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हो, सभी को हम समुच्चय में लिखते समय एक ही बार लिख करके बताते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप, सेट बुल्डर फॉर्म। ये समुच्चयों को निरूपण करने की दूसरी विधि है। समुच्चय निर्माण रूप में समुच्चय के अवयवों को प्रदर्शित करने के लिए हम एक या एक से अधिक चरों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तो हम केवल उन मानों को लिख रहे थे कॉमा लगा करके जो भी हमारे आंसर में आ रहे थे, लेकिन यहाँ लिखने के लिए हमें चरों की जरूरत पड़ती है। x या y का हमें साथ लेना होता है और अवयवों के सर्वनिष्ठ गुणधर्म के आधार पर हम इन्हें लिख करके बताते हैं। सर्वनिष्ठ गुणधर्म का मतलब है एक कॉमन प्रॉपर्टी जो कि सभी के सभी अवयव वहाँ उपस्थित है, सब उसे फॉलो करते हैं। जैसे तो एक कॉमन प्रॉपर्टी जिसका सभी अवयव पालन कर रहे हैं। जैसे कि हम बात करें अपने फर्स्ट एग्जाम्पल की, 12 से कम सभी धन सम पूर्णांकों का समुच्चय। अब 12 से छोटे वाले लेने हैं और सम धन पूर्णांक लेने हैं। तो यदि हम इसे समुच्चय रूप में लिख करके बताएं तो कैसे लिखेंगे, x जहां x एक सम धन पूर्णांक है जो 12 से कम है। तो यहाँ हमने क्या किया है, सबसे पहले एक कर्ली ब्रैकेट इस्तेमाल किया है, उसके बाद एक चर का इस्तेमाल करेंगे। x रिप्रेजेंट करें या y रिप्रेजेंट करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद x लगाएंगे, फिर उसके बाद यह चिन्ह होता है सच दैट, इस प्रकार या फिर जहाँ, दोनों ही मीनिंग होते हैं इसके। इसको हम पढ़ते हैं सच दैट x एक सम धन पूर्णांक है जो 12 से कम है। और हिंदी में इसे पढ़ा जाता है जहाँ या फिर इस प्रकार, x इस प्रकार है या x जहाँ x एक सम धन पूर्णांक है जो 12 से कम है। जो भी हमें कॉमन प्रॉपर्टी दे रखी है, हमें प्रॉपर्टी पहले से ही उन्होंने दे रखी थी कि यह जो संख्याएं हैं वह 12 से कम है और धन पूर्णांकों को प्रदर्शित करके बताती हैं। यदि अपने दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो अब हमें यह जो एग्जाम्पल दे रखा है वो रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, AEIOU पहले से समुच्चय बना करके दे रखा है। हमें इसे समुच्चय निर्माण रूप में लिख करके बताना है। तो आप जानते हैं AEIOU रिप्रेजेंट करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला की स्वर को। तो यहाँ हमें एक कॉमन प्रॉपर्टी मिल गई, एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म यह मिल गया कि जितने भी अक्षर यहाँ लिखे हुए हैं वह सभी अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर को प्रदर्शित करके बता रहे हैं। तो इसीलिए समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे, x जहाँ x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अब यदि आप इसका आंसर भी लिख करके बताओगे तो आप केवल इन्हीं अवयवों को लिख करके बताओगे। इसी तरीके से हमने अपना थर्ड एग्जाम्पल लिखा है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब ये जो प्राकृत होता है प्राकृतिक को ही रिप्रेजेंट करता है। 10th तक तो हम वर्ड पढ़ते थे प्राकृतिक, लेकिन अब आपकी बुक्स में यह वर्ड आपको प्राकृत मिलेगा, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म हो जाता है प्राकृतिक संख्याओं का, बाकी ये रिप्रेजेंट एक ही को कर रहे हैं। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो इसे कैसे लिख करके बताएंगे, x जहाँ x एक प्राकृत संख्या है। यह हो जाता है समुच्चय निर्माण रूप में कुछ सेट्स का रिप्रेजेंटेशन। और भी कुछ सेट्स को समझ लेते हैं। इसी तरीके से फोर्थ एग्जाम्पल हमने लिखा है, हमें यह समुच्चय रोस्टर रूप में दे रखा है, टेबुलर फॉर्म में दे रखा है, 1, 4, 9, 16, 25। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। हमें फिर से यहाँ एक कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढनी है। तो आप देखेंगे यहाँ 1, 4, 9 ये सभी वर्ग वाली संख्याओं को निरूपित कर रहे हैं। 1 1 का वर्ग है, 4 2 का वर्ग है, 9 3 का वर्ग है, 16 4 का वर्ग है, 25 5 का वर्ग है। तो सभी
लगातार बढ़ने वाली संख्याओं के वर्गों को निरूपित करके बता रहे हैं। तो हमें यहाँ एक कॉमन प्रॉपर्टी मिल गई कि जितनी भी यहाँ संख्याएं लिखी गई हैं वह सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों को निरूपित कर रही हैं। तो इसीलिए हम जब उसे समुच्चय निर्माण रूप में लिख करके बताएंगे तो लिखेंगे x इस प्रकार है कि x एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। अब जब भी आप इसे हल करके देखोगे तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों को आंसर में लिखोगे। अब प्राकृतिक संख्याएं शुरू होती हैं 1 से, तो 1 का वर्ग हमने लिख लिया 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। इस तरीके से आपको फिर से यही सेट मिल जाएगा सॉल्व करके। तो ये हो जाता है हमारा रोस्टर फॉर्म में और ये हो जाता है समुच्चय निर्माण रूप में। इसी तरीके से नेक्स्ट हमने लिखा है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। अब फिर से यहाँ एक कॉमन प्रॉपर्टी हमें ढूंढनी है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कौन सा इनमें कॉम्बिनेशन बन सकता है, क्या ये रूल फॉलो कर रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ सारी की सारी संख्याएं ऐसी हैं जो केवल अपने आप से ही कट रही हैं या फिर 1 से कट रही हैं, और ऐसी संख्याओं को कहा जाता है अभाज्य संख्याएं। और कहाँ तक की दे रखी हैं, हमें 19 तक की दे रखी हैं, और 2 तो सबसे छोटी है ही है। तो इसका मतलब है यहाँ जो x हैं वो इस प्रकार हैं कि x 20 से छोटी वाली एक अभाज्य संख्या को निरूपित करके बता रहे हैं। x 20 से छोटी एक अभाज्य संख्या को निरूपित कर रहे हैं। तो ये हो जाता है हमारा समुच्चय निर्माण रूप। इसी के साथ कुछ स्टैंडर्ड सेट्स होते हैं जिन्हें अब हम अपनी मैथ की बुक में स्टैंडर्ड फॉर्म में ही पढ़ेंगे। जैसे कि अब यहाँ पर आपको यदि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिख करके बताना है तो हम बुक में इतनी बड़ी लाइन ना लिख करके केवल यहाँ रिप्रेजेंट किया करेंगे n नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। तो अगर आपको बुक में कहीं पर भी कैपिटल N दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है वह प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को निरूपित करके बता रहा है। Z रिप्रेजेंट करेंगे पूर्णांकों का समुच्चय। Z का मतलब होता है इंटीजर, इंटीजर मतलब पूर्णांक। Q रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। R रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। Z प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स, धन पूर्णांकों का समुच्चय। धन पूर्णांक कौन से होते हैं, जिनमें माइनस वाले पूर्णांकों को छोड़ दिया जाता है, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर के अनंत तक। वास्तविक संख्याओं में तो सभी संख्याएं आती हैं, परिमेय वाली भी, अपरिमेय वाली भी। परिमेय संख्याएं जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। पूर्णांक कौन से होते हैं, माइनस वाले भी होते हैं, प्लस वाले भी होते हैं, 0 भी होता है, लेकिन वहाँ दशमलव नहीं आना चाहिए। जैसे -1, -2, -3, ऐसे ही फिर 0, 1, 2, 3। तो हम माइनस में भी कितने भी आगे चले जाएं और प्लस में भी कितने आगे ही चले जाएं। Q प्लस रिप्रेजेंट करेंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, धन परिमेय संख्याओं को। ऊपर तो हमने सारी परिमेय संख्याएं ली थी, चाहे प्लस में थे चाहे माइनस में थे, लेकिन यहाँ हम लेंगे केवल प्लस वाली संख्याओं को। इसी तरीके से पॉजिटिव रियल नंबर्स, धन वास्तविक संख्याओं को। अब यहाँ फिर से हमने पहले R में ली थी सारी की सारी वास्तविक संख्याएं, लेकिन अब केवल हम प्लस वाली लेंगे। और W बच जाता है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। W पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, होल नंबर्स। W रिप्रेजेंट करते हैं होल नंबर को, और होल नंबर्स हमारे स्टार्ट होते हैं 0 से। तो 0, 1, 2, 3, 4, आगे आप कितने भी आगे चले जाइए, वो सब आपको पूर्ण संख्याएं ही निरूपित करके बताने वाले हैं। तो अपने आज के इस लेक्चर में हमने अपनी बात की जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। आगे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की, कैसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करके बताने हैं। धन्यवाद।